हेलो, मैं सर देवेंद्र सिंह सर और मैं आज शुरुआत करूंगा इलेक्ट्रोलिसिस की, और जिसके अंदर मैं इसके 3 लेक्चर्स आपके सामने रखूंगा। पहला लेक्चर जिसमें मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाऊंगा आपको, दूसरे में क्वांटिटेटिव, और तीसरे लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो जरूर शेयर भी करिए। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगने वाली, क्योंकि आपके हर तरीके का, चाहे आपका जेईई मेंस हो, चाहे आपका जेईई एडवांस हो, चाहे आपका मेडिकल हो, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इस वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस सीरीज का, और पहला लेक्चर इसके अंदर। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल डिकम्पोजिशन है, और ये केमिकल डिकम्पोजिशन किसका है? ये एक इलेक्ट्रोलाइट का है, राइट। अब वो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है और वो डिसॉल्व स्टेट में भी, यानी कि उसको हम वाटर में या किसी वाटर के अंदर हम उसको डिसॉल्व, जैसे NaCl एक्वा सॉल्यूशन भी हो सकता है और NaCl मोल्टन भी हो सकता है, यानी कि आप मोल्टन NaCl का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, और उसके एक्वा सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक्स क्या होता है बेटा, ये एक डिवाइस है जिसके अंदर ये आप इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस को करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट नोट्स होने वाले हैं। चलिएगा, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। ये जो सेल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर अब आप ये आपने भरा हुआ है एक इलेक्ट्रोलाइट, जो आप देख रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ये जो आप देख रहे हैं ए एनोड, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरा जो कि कैथोड, जिसको आप जहां रिडक्शन होता है। एनोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं क्योंकि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। इसको हम निगेटिव बोलते हैं क्योंकि ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा जाता है, राइट। अब बेटा ये आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा, और इलेक्ट्रोलाइट्स आपका डिसॉल्व और मोल्टन कुछ भी हो सकता है। अब बेटा यहाँ पे 2 आपने रोड्स का इस्तेमाल किया है, एक जिसको आप एनोड कहते हैं और दूसरा जिसको आप कैथोड कहते हैं। एनोड पॉजिटिव और कैथोड आपका निगेटिव होता है, राइट। इसके बाद बेटा मैं आपसे बात करूंगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस को हम 2 तरीके से डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इसका मतलब है कि हमारे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कौन से आयन बनेंगे, कौन सा आयन डिस्चार्ज होंगे, कौन सी गैस बनेगी, कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि वहां हाइड्रोजन बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, या वहां कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, या कॉपर डिसॉल्व हो रहा है, ऐसी बातें करेंगे। उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमारे पास जो हमने सबसे, मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो बात करनी है कि हम डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वालिटी का मतलब कि उसके प्रोडक्ट्स की नेचर जो उस पर फॉर्म्ड होगा, वो एनोड पर हो या वो कैथोड पर हो, इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान, राइट। इसमें फैक्टर इफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स, राइट। ये फैक्टर इफेक्टिंग, दिस इज फैक्टर इफेक्टिंग, यानी कि हमारे जो सेल रिएक्शंस हैं वहां इलेक्ट्रोड्स पर हमारे जो रिएक्शंस होंगी वो कैसे होंगी। सबसे पहले हम बात करें हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कि आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन है। आपने उसमें NaCl डाला है, राइट, आपने उसमें KCl डाला है, आपने उसमें AgNO3 डाला है, आपने उसमें कॉपर सल्फेट डाला है, जिंक सल्फेट, क्या चीज लेके आप काम कर रहे हैं, राइट। इसके बाद बेटा आप उसका जो मीडियम है, वो मीडियम आप कैसे ले रहे हैं, वो मीडियम आपका मोल्टन स्टेट में है या एक्वा स्टेट में है। उसके बाद बेटा ए, जैसे अब मोल्टन स्टेट में यदि आप लोगे तो वहां 2 ही आयन की बात करेंगे, ठीक। और यदि आप उसमें एक्वस की बात करेंगे, एक्वस NaCl की बात करेंगे, तो वहां 2 आयन, Na की हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोजन आयन हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, वाटर हो सकता है। दूसरा बेटा कंसंट्रेशन का यहां बहुत बड़ा रोल होता है। कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन की इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसके ऊपर बात करें। और बेटा जब हमारे क्वेश्चंस के अंदर नथिंग इज स्पेसिफाइड, मैंने लिखा है बेटा कि यदि कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो ये, तो उस समय आप कंसंट्रेटेड को ही मानेंगे, सॉल्यूशन को कंसंट्रेट मानेंगे, राइट। अब जरा हम एक छोटी सी बात आपके सामने और बता दें।
कि जैसे मैंने आपसे कहा कंसंट्रेट NaCl या डाइल्यूट NaCl, तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, एक बेटा चार्ज डेंसिटी, मतलब आप हाई चार्ज डेंसिटी पास कर रहे हैं, कम चार्ज डेंसिटी पास कर रहे हैं, यानी कि एम्पियर से मतलब कि कौन से, मतलब एक तरीके से क्वांटिटी की जो चार्ज की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कैसी है। हाई डेंसिटी मतलब हाई करंट पास कर रहे हैं, लो करंट पास कर रहे हैं। यदि आप लो करंट पास कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल प्रोडक्ट होंगे। और यदि आप चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ थोड़े से प्रोडक्ट ड्रास्टिक, मतलब थोड़ा सा वो ड्रास्टिक कंडीशन होती है, प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, वो भी बात करेंगे, उससे भी हमारे प्रोडक्ट कैसे इफेक्ट होते हैं। फिर बेटा आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है। इलेक्ट्रोड हमारे दो तरीके के होते हैं। एक इलेक्ट्रोड हमारा होता है कि जो हमारे रिएक्शन में किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है, उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड जो हमारे रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जैसे मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की मैंने बात करनी है, जब मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की मैं बात करूंगा ये, तो इस समय ये मैंने यहां लिखा है बेटा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपका प्लेटिनम है, राइट। इसमें हम प्लेटिनम, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात हम करें एक्टिव इलेक्ट्रोड, जहां वो रिएक्शंस के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है, जिसमें हम बात करते हैं ये देखिए, जैसे आपने मेटल इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया है। तो अब बेटा इसके कुछ रूल्स की बात करें। ये तो बेटा हमारे फैक्टर्स हुए कि जो हमारी रिएक्शंस को कैसे कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन को इफेक्ट करते थे, उनकी बात करें। अब रूल्स क्या होते हैं इसके, हम किस रूल्स के तहत अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात बेटा, जब हमें क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो बेटा हमें मानना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रोड आपका, जिस इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, वो एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होगा, राइट। तो इसके अंदर बेटा एक चीज और, मैं थोड़ी सी, एक मिनट, मैं आपको यहाँ 2 मिनट के लिए आपका यहाँ समय लूंगा और उसके अंदर मैं आपसे यहाँ बातें करूंगा। जैसे हम बात कर रहे हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि इनका अपना ना तो ऑक्सीडेशन होता है, ना इनका रिएक्शन में रिडक्शन होता है, किसी प्रकार के अंदर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है। अच्छा, और ये ऑलवेज हम जब कोशिश करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम एनोड पर होने वाली रिएक्शन को एनालाइज करते हैं और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। और फिर एक चीज और मैं बता दूं कि यदि आपका एनोड मेटल का है, जैसे आप AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, राइट, और AgNO3 के इलेक्ट्रोलिसिस करते समय आप यूज क्या कर रहे हैं, आप यूज उसके अंदर यदि हम यूज कर रहे हैं तो आपने सपोज AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस किया है, ठीक है। अब AgNO3 के इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर आपने Ag के इलेक्ट्रोड यूज कर लिए, तो आपको Ag का ऑक्सीडेशन मानना पड़ेगा एनोड के ऊपर। आपने कॉपर सल्फेट, मान लो आपने कहा कि हम सिर्फ कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो बेटा यदि आप कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड है तो आपको कॉपर का ही ऑक्सीडेशन कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि आप सिंपल सी बात करें, क्या, इफ एनोड इज मेटल देन ऑलवेज ऑक्सीडाइज विद रिस्पेक्ट टू दी, यानी कि मेटल जो है उसी को आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज बेटा मैं आपसे यहां कहूंगा, ये एक सिंपल सी आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने दिमाग में जरूर रखनी है, ठीक है। मतलब पूरी सीरीज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारे इस सीरीज को इतनी सीरीज को समझने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सबसे ऊपर आपको याद रखना होगा लिथियम। लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा मैक्सिमम होता है और मेटल्स के अंदर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। और क्यों मैक्सिमम, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि एक्वस कंडीशंस, जब ये एक्वस कंडीशन में, तो इसका मतलब ये होता है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए खैर, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा उस बात को भी। उसके बाद बेटा ये हम Ag को हम सबसे नीचे और बीच में यहाँ सिल्वर मरकरी होता है। खैर मरकरी का हम कोई खास यूज नहीं करते, इसलिए मैंने मरकरी नहीं लिखा। मेरे क्वेश्चंस के अंदर इतने से मेरे क्वेश्चन बहुत सॉल्व होते हैं। फ्लोराइड सबसे नीचे है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब बेटा एक चीज जरूर याद रखनी है कि जैसे हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, नाइट्रेट है,
इनके जैसे नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, सल्फेट में सल्फर का 6 है, तो मैं इनके ऑक्सीडेशन कभी जल्दी से करूंगा ही नहीं। सल्फेट का ऑक्सीडेशन सिंपल कंडीशन में तो नहीं होता, हाँ ड्रास्टिक कंडीशन हाई चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं तो पर सल्फेट में ऑक्सीडेशन का हो जाता है, वो भी आप जिक्र करेंगे, हम बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करता हूँ कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो मोल्टन सॉल्ट सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें जैसे मैंने NaCl की बात की, तो NaCl की जब मैंने बात की तो एक Na एक कैटायन होता है और एक उसमें एनायन होता है। तो एक कैटायन है तो ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा, ये एनोड पे डिपॉजिट होगा, एक आयन है, एक रिएक्शंस होगी। और यदि आपके पास ठीक है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, अब आपको बहुत ज्यादा टेंशन तो लेनी नहीं है कि ये एनोड रिएक्शन आपने बना दी, बिल्कुल सही बात है, और उसके बाद ये आपने कैथोड रिएक्शन बना दी, बहुत सिंपल सी बात है। इन दोनों को जोड़ दे तो आपका ये प्रोडक्ट आपका ये दिस इज कैथोड पे आपका सोडियम डिपॉजिट होगा और एनोड पर आपकी क्लोरीन बनेगी दिस। लेकिन इसके अंदर बेटा एक चीज छोटी सी बात याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस जिस सेल में हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन प्रोसेस, राइट। ये और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्कली मेटल यानी कि सोडियम को हम किस मेथड से बनाते हैं, तो आंसर होगा डाउन प्रोसेस। और वैसे एक चीज जरूर याद रखें, कभी भी एल्कली मेटल, किसी भी एल्कली मेटल की बात हो, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल या एल्युमिनियम की चर्चा हो तो याद रखना इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ही हम इनको मेटलर्जी को करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना हो तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी यानी कि कैथोडिक रिडक्शंस या एल्युमिनियम कैथोडिक रिडक्शन, मैग्नीशियम या आप कैल्शियम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो कैथोडिक रिडक्शन। तो ये आमतौर पे यही एक क्वेश्चन आते हैं, इनको हम जवाब भी कर लेते हैं। इसके बाद बेटा मैं आपसे मोल्टन MgBr2 की बात करूंगा और साफ समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ये आपका कैथोड पर डिपॉजिट होगा और ये एनोड पर डिपॉजिट होगा, यानी कि आपको ये आपको एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन दोनों के बारे में मालूम चाहिए। यानी कि ये रिएक्शन आपकी एनोड पर होती है जहां ब्रोमीन बन रहा है, ये आपकी कैथोड पर डिपॉजिट होगा मैग्नीशियम, राइट। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट्स। अब एक्वस सॉल्ट्स में एक चीज जरूर, इस क्वेश्चन को रुको बेटा, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें मैं बताना चाहता हूं। वाटर जो होता है ना, जो वाटर है, इसके बारे में एक बड़ी इसकी यूनिक सी प्रॉपर्टी है। वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस दरमियान और ये रिड्यूस भी हो जाता है, दोनों चीजें इसके साथ है। जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो उस समय हमारा ऑक्सीजन फॉर्म होती है, और जब वाटर रिड्यूस होता है तो उस समय हाइड्रोजन बनती है। बिल्कुल सिंपल बात है, ठीक है। ये इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल भी दिए हैं, आप इनको भी ध्यान से देख लें, ठीक है। इसके अभी बेटा मैं अभी कोई इलेक्ट्रोलिसिस की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल वाटर से ऊपर। दूसरी बात बेटा, यदि हाइड्रोजन आयन जब डिस्चार्ज होता है तो उस समय हाइड्रोजन बनती है, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं कि भैया कि हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस किया, इसका इलेक्ट्रो तो बताइए सोल्यूशन की, अब पीएच बढ़ जाएगी, पीएच घट जाएगी या पीएच वही रहेगी। तो पीएच के ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी अब हमें समझना है। और यदि आप मेरी जो थर्ड वीडियोज आएगी उसके अंदर मेरा जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मतलब आपके साथ क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे आपके साथ, तो वो देखिएगा कि उसमें देखिए किस तरीके से हम इन कंसेप्ट को इस्तेमाल करके उन सारे आईटी के, जेई मेंस के और जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन टिल 2022 तक के सारे क्वेश्चन हम कैसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो वो थर्ड वीडियो भी मेरी शायद मेरे कल परसों तक वो भी रिलीज हो जाएगी, राइट। तो अब जरा ये देखिए, ये आपकी हाइड्रोजन, राइट, यहाँ पे, और हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज हुआ, पीएच बढ़ जाती है। दूसरी तरफ बेटा हाइड्रोक्साइड का यदि डिस्चार्ज होता है तो बेटा हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज होता है तो OHN कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। OHN कंसंट्रेशन के कम होने से HN कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी कि पीएच कम हो जाएगी। ये आ गया, ये बात भी समझ में आती है। दूसरी बात बेटा, एक बात जरूर समझिएगा कि यदि दोनों रिएक्शंस, मान लो एक साइड पे तो आप हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ आपका हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये दोनों रिएक्शन साथ साथ हो रही, तो उस सॉल्यूशन की पीएच ना तो बढ़ेगी और ना ही पीएच घटेगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद इफ बोथ HN एंड OHN डज नॉट पार्टिसिपेट देन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट, ठीक। अच्छा चलो, ये तो एक सिंपल मैंने बातें आपके साथ की। एक चर्चा और बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है मेरे साथ, सर एक बात बताइएगा कि आमतौर पे HN और OHN का जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलिसिस बड़ा डिफिकल्ट सा होता है,
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा सिंपल हमारी जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है सिंपल वाटर के अंदर, तो ये 10⁻⁻7 मोलर होता है, ये भी 10⁻⁻ लगभग -7 मोलर के आसपास होता है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इतनी कम कंसंट्रेशन पर इनके ऑक्सीडेशन, उनके रिडक्शन रिएक्शन बड़े कम हो जाते हैं, जिससे कि इनको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आमतौर पे ये इनके इलेक्ट्रोलिसिस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एनोड पर आमतौर पे इनके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बजाय हम क्या करते हैं, एनोड पर वाटर का ऑक्सीडेशन कराते हैं। और वाटर का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्या कि उस समय सॉल्यूशन के अंदर HN बनने लगते हैं, उससे pH सॉल्यूशन की कम हो जाती है। दूसरी तरफ यदि वाटर का रिडक्शन है तो सॉल्यूशन में OHN बनने लगते हैं, और OHN के बनने से क्या होगा, OHN के बनने से pH बढ़ने लगता है, राइट। तो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। ये इसके बाद बेटा एक चीज मैं आपके साथ और बताता हूं, क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। यदि हम एक्वस सॉल्ट्स की बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप के कैटायंस होते हैं और 2 टाइप के इसमें एनायन, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, पॉसिबिलिटीज हो। देखते हैं। आपने क्या कहा, सर हम अब क्वेश्चन हमारे पास है, हमने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो आप, कोई बहुत मुश्किल काम आपके लिए नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड। और यदि कुछ मेंशन ना होता तो मैं प्लैटिनम मान ही लेता, और यहां पर अब यहां कुछ मेंशन नहीं है तो मैं यहां कंसंट्रेटेड NaCl मानूंगा, राइट। तो यदि मैं कंसंट्रेटेड NaCl मान रहा हूं तो और मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं तो इसके अंदर सोडियम, पहले तो ये देखिए सोडियम और सोडियम आयन क्लोराइड बनेगा। बिल्कुल सही बात है। यहां दूसरा ऑप्शन है कि यहां वाटर HN और OHN भी बनेंगे, यानी कि हमारे पास कैटायन के नाम पे ये दोनों है और एनायन के नाम पे ये दोनों है, और दूसरा वाटर भी तो है। बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि जब मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो वाटर जो होता है वो तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों हो सकते हैं ऐसे। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होगा क्या, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन कंसंट्रेट लेते हैं तो फिर बेटा कोई सोचने वाली बात नहीं कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन काफी बढ़ चुकी है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा हो चुका है, इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा हो। तो इसलिए बेटा जब कभी वो कंसंट्रेटेड वर्ड यूज कर दे और जिस आयन के रिस्पेक्ट में वो कंसंट्रेटेड वर्ड आ रहा हो उस आयन का, तो भैया यदि वाटर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन हो सकता है तो हम उसी को ही कराते हैं। तो यहां पर मुझे एनोड पर तो मुझे बिना कोई टेंशन लिए क्लोराइड को ही ऑक्सीडाइज कराना होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी तरफ कैथोड का हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। कैथोड पे किसका रिडक्शन करना पड़ेगा भाई, वो हमें वाटर का करना पड़ेगा। ठीक है। बच्चे कहते हैं सर कैथोड पे आप HN को क्यों नहीं कर रहे। देखिए HN को हम केवल तभी करते हैं जब किसी एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस किया हो, वहां HN कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उस समय हम HN की। अदरवाइज तो बेटा हम लोग हमेशा वाटर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही प्रेफर करते हैं यदि वो होने की स्थिति में है। जैसे यहाँ तो यहाँ वाटर का मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, यानी कि सोल्यूशन के अंदर। तो यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा बातें समझ में आ रही ना क्या, वो ये कि सोल्यूशन में OH बन रहा है। भैया OH बन रहा है तो क्या होगा, POH भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि NH सॉल्यूशन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि कैथोड पर जहां हाइड्रोजन बन रही है, एनोड पर वहां क्लोरीन बन रहा है। बिल्कुल समझ में आता है। बिल्कुल। अच्छा, अब बेटा ये कैस्टर कैलनर सेल के अंदर सबसे पहले नोट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl। तो यदि बेटा कंसंट्रेटेड NaCl का मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं तो हाइड्रोजन को हम बना रहे हैं कहां पर, हाइड्रोजन को मैं कैथोड पे बना रहा हूं। बिल्कुल सही। एनोड पर मैं क्लोरीन को बना रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। और अब ये बताओ कि NaCl की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी। अरे भाई एक बात तो साफ समझ में आती है ना क्या, कि जिस समय तुम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो उसकी अमाउंट तो खर्च हो रही है ना, तो उसकी कंसंट्रेशन तो घटेगी। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर बच्चे कहते हैं सर अच्छा सर एक बात बताओ कि जो सॉल्ट यानी कि सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा। देखो बेटा सॉल्यूशन में ये देखो सॉल्यूशन में OH बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो pH तो बढ़ रही है ना, तो सॉल्यूशन तो बेसिक हो जाना है। बिल्कुल सही बात है, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सर एक बात बताइए क्या, कि सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी या घट जाएगी। अरे भाई सोडियम का ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं, तो फिर उसकी कंसंट्रेशन पे क्यों फर्क पड़ेगा। वो तो उसकी अमाउंट, उसके आयंस, ठीक है, वो तो जू के तू रहेंगे। तो उसकी कंसंट्रेशन मेरे हिसाब से उसकी जो अमाउंट है सोडियम आयन की, वो किसी प्रकार से कोई चेंज नहीं होगी। चलिए एक चीज और हम पूछना चाहते हैं, पीएच बढ़ेगी या घटेगी फिर से, तो फिर से हम वही आंसर देंगे, भैया OH बन रहे हैं तो पीएच तो बढ़ेगी ही। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात और कि पीएच आप क्यों कह रहे हैं कि बढ़ेगी। अरे भाई देखो एक बात सुनो,
पीएच बढ़ेगी। क्यों कहना चाह रहा हूं? इसलिए क्योंकि जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस शुरू किया था उस समय पीएच 7 था, राइट। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस को बंद करेंगे उस समय पीएच 7 से ज्यादा हो चुका होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक हो चुका है। पहले न्यूट्रल था, बेसिक, तो पीएच तो बढ़ना नहीं, कहना पड़ेगा ना। एक बच्चा कहता है चलो सर ठीक है, हमने ये बात भी आपकी मान ली। ऐसा करते हैं, अब हम कंसंट्रेट NaCl की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डायलूट NaCl की। बिल्कुल सही बात है, करिए आप। तो डायलूट NaCl का जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो एनोड के ऊपर क्या बना? एनोड के ऊपर उस समय ये स्थिति है कि वहां क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, वहां हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडेशन हो सकता है। मेरा तो मानना भैया वाटर का भी तो हो सकता है, बिल्कुल। उधर दूसरी तरफ सोडियम आयन का रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो सकता है, वाटर का भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने तो आपको पहले ही कहा हुआ है क्या कि देखो मैं यहां हाइड्रोजन का तो रिडक्शन नहीं करूंगा। क्यों? हाइड्रोजन का रिडक्शन मैं तब करता जब यहां एसिड होता, अदरवाइज तो बेटा मैं वाटर का रिडक्शन ही क्यों। और बच्चे कह रहे सर वाटर का क्यों? अरे भाई वाटर की प्रेजेंस में कभी भी एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्यूमिनियम, इनके रिडक्शन होते ही नहीं, सोचना ही नहीं मत कभी। यदि वाटर है ना और जब कुछ मेंशन नहीं तो वाटर ही माना जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन माना जाएगा। और एक्वा सॉल्यूशन मान रहे हो तो फिर भैया कि इनके तो इसका मतलब इनका तो कुछ नहीं हो रहा। यहां तो एनोड पर क्या है बेटा? डायलूट है तो प्रीफरेंस वाटर को मिलेगी। किसको मिलेगी? वाटर को। मैं आपके साथ में, ठीक है, क्योंकि जो आपका वाटर का ये देखिए, ये यहां मैंने लिखा है। और एक चीज और याद रखना बेटा कि इसके अंदर क्या बेटा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज हायर देन दैट क्लोराइड बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज हमें देने पड़ते हैं और थोड़ी सी इस कंडीशन में हल्की सी हमें, हाँ एक चीज मैं बताना यहाँ पे मुझे जरूर बताना पड़ेगा कि इस कंडीशन में मुझे वाटर का ऑक्सीडेशन करना है, लेकिन वाटर में हाँ थोड़ा सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर केस में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है जो एकदम से मेरे दिमाग में आ गई और मैंने यहां पे आपको बता दिया, ठीक है। मेरे एकदम से स्किप करते, एकदम से याद आया कि हम गलत हैं भाई, क्योंकि इस केस में हमें वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां एक एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाने पड़ते हैं उसके। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? डायलूट जब हम बात करें तो यहां पर हम इस पर्टिकुलर केस में हम हाइड्रोक्साइड का ही ऑक्सीडेशन करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो चलिए, तो इसका मतलब ये होगी रिएक्शन आपकी कौन सी? ये रिएक्शन आपकी एनोड पे, और ये रिएक्शन आपकी कहाँ हो गई भैया? ये रिएक्शन आपकी कैथोड। तो कैथोड पर आप हाइड्रोजन बना रहे हैं, एनोड पर आप ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक। सॉल्यूशन के अंदर, अब सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर मेरे बेटा एक बात बताओ, जितना यहाँ HN कंसेंट्रेशन घट रहा है उतना OHN कम हो रहा है, उतना यहाँ OH बन रहा है। तो यानी कि ना तो सॉल्यूशन के अंदर पीएच बढ़ेगी ना घटेगी। मेरा तो इरादा ये है। बाकी मैं आप पूरा एक चीज को आप डिटेल में आपके साथ बात करूंगा कि कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शंस क्या है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी एनोड रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन है? कैथोड रिएक्शन है। कैथोड पर OH बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल केस में यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो हमारे पास जोड़ने पर तो सिंपल सी ये दोनों रिएक्शन को जोड़ने कर दे तो यही तो रिएक्शन आएगी बेटा। यदि ये आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इनके रिजल्ट्स क्या हैं? जैसे एग्जाम में आता है कि भैया पीएच बताओ क्या बढ़ेगी। मैंने कहा भैया पीएच में कोई चेंज नहीं होने वाला। क्यों? ना HN बन रहा है ना OH बन रहा है, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर, मतलब कुल मिला के पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ कवर हो गई। ओके, जहां कंसंट्रेट NaCl में जब आप कर रहे थे तो वहां पीएच इंक्रीज हो रही थी, दूसरी तरफ यहाँ डायलूट में कर रहे थे तो इनका पीएच पे कोई फर्क ही नहीं। तीसरा, NaCl की कंसंट्रेशन, क्या आपके सोडियम आयन खराब हुए, इलेक्ट्रोलाइज हुए? नहीं। क्लोराइड हुए? नहीं। तो भैया फिर इसकी कंसंट्रेशन में कैसे चेंज कर दोगे? बिल्कुल सही बात है। एक चीज और बेटा, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। ये जरा देखिए तो सही, वाटर का ही तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, और क्या हो रहा है? अच्छा, इसके अंदर बेटा अब आप जिस समय 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर हाइड्रोजन कितना बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ऑक्सीजन बनेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। बिल्कुल सही बात है। और यदि 2 फैराडे पास करते हैं तो दोनों 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, ठीक है। तो बेटा एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, यदि मेरी राय माने तो बहुत बेहतर तरीके से आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो कैसे इसको समझें और क्या इसके बारे में हम बात कर रहे हैं? 1 फैराडे पास करने पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब जानते हो? 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब जानते हो? हाफ मोल H2, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब जानते हैं आप?
1/4 मोल। यानी कि इसका मतलब यदि ये 11.2 लीटर बनती है तो ये 5.6 लीटर बनेगी। ये इनके वॉल्यूम का भी रेशियो आप याद रखिएगा। चलिए खैर, ये तो मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात करूंगा आपके पास। अच्छा, इसके बाद बेटा एक चीज और है कि हम लोग यहाँ इन दिस रिएक्शन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज। अच्छा एक बार बताओ कि बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार बताइए हमें, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैंने कहा वो क्या जवाब देना है? उन्होंने कहा कि सर ये बताओ कि जब आपने डाइल्यूट NaCl यूज किया, मैंने कहा हाँ, उस समय NaCl को तो कुछ नहीं हुआ, ना उसका रिडक्शन हुआ, ना उसमें कोई ऑक्सीडेशन हुआ, उनकी कंसंट्रेशन जैसी ली थी वैसी बाद में आ गई। फिर NaCl का रोल क्या है भैया? NaCl का रोल ही तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ। क्या कि वो पानी जो होता है वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यदि मैं पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो फिर तो बेटा कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। उस पानी की कंडक्टिविटी इतनी कम होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस बहुत मुश्किल से प्रोसीड होगा। उसकी कंडक्टिविटी को एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर नेट शेल में रिजल्ट ये हुआ कि आपने वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए NaCl डाला और वो कंडक्टिविटी बढ़ गई, जिससे उसका इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट हो गया और आसानी से परफॉर्म हो गया। अदरवाइज ये परफॉर्म होना बड़ा मुश्किल काम था उसका। मेरी बात समझ में आ रही? तो यानी कि यहाँ डाइल्यूट NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें जो NaCl का जो मेन फंक्शन है वो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देना होता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, जब हम क्या करते हैं कि कैथोड, ध्यान दीजिए बेटा, हमने क्या किया, कैथोड ये देखिए NaCl है, ठीक है। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस मैंने किया किसकी मदद से? मरकरी कैथोड की मदद से। बिल्कुल सही बात है। जब मैं मरकरी कैथोड की मदद से इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं तो क्या होगा? देखिए बेटा, मरकरी हमेशा फेवर करता है अमलगम को, यानी कि हमारे सॉल्यूशन में जो मेटल आयन है ना, उनको ये इनवाइट करता है कि उनको रिडक्शन के लिए। क्यों? जैसे उनका रिडक्शन होगा इसकी सरफेस पे जाकर वो अमलगम बना देंगे, जैसे यहाँ। तो अब बच्चे कह रहे हैं सर NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड के ऊपर आपका सोडियम डिपॉजिट होगा, ये रिडक्शन होगा। और दूसरी तरफ जब हमने कुछ मेंशन तो किया नहीं है, बिल्कुल, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। यदि कंसंट्रेटेड है तो प्रेफरेंस तो आपको एनोड पे क्लोराइड को ही मिलना है, बिल्कुल सही। और ये सोडियम आयन मरकरी के साथ मिलकर एक अमलगम बना देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे कह रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ NaCl की कंसंट्रेशन मैंने कहा कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। pH कोई चेंज नहीं होगा। बताइए कैसे चेंज हो सकता है? ना कैथोड पे HN या OCN बन रहे हैं, ना एनोड पे HN OCN बन रहे हैं, तो फिर pH कैसे चेंज हो सकती है? ऑल मेटल इलेक्ट्रोड्स आर ऑक्सीडाइज फर्स्ट इन कंपैरिजन टू अदर्स। जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड हैं उनका ऑक्सीडेशन पहले होता है इन कंपैरिजन टू अदर आयंस, राइट। चलिए, मतलब बच्चे कह रहे हैं सर ये नहीं समझ में आया जो आपने बोल दिया। अरे भाई, इसके मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप AgNO3 का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं Ag की मदद से, तो पहले ऑक्सीडेशन Ag का होगा। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो कॉपर की मदद से, तो पहला कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने क्या किया, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। अब जरा सुनिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन को सुन के। हमने क्या किया, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रोड क्या ले लिए, सिल्वर के ले लिए, यानी कि एनोड भी सिल्वर बना दिया, कैथोड भी इसको बना दिया। चलिए, फिर क्या हुआ कि इसमें हमने ये देखा कि जो आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड है, जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता चला गया। ओहो, और दूसरी तरफ वो जाके डिपॉजिट होता चला गया दूसरे साइड पे। यानी कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए यहाँ पे जैसे, तो मतलब ये हुआ कि आपका जो NaCl है उसमें एनोड, क्यों, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोड पहला प्रेफरेंस तो मेटल को ही मिलना है ना भाई ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो हमारा ये आयन ऑक्सीडाइज हो गया और सॉल्यूशन के अंदर ये सिल्वर आयन पहुंचने लग गया। और सिल्वर का तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। जब इसका रिडक्शन ज्यादा है तो बाकी आयन की हिम्मत नहीं कि इसके सामने वो रिड्यूस हो जाए, तो ये क्या करता है, इस यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है। यहाँ एनोड मड में इकट्ठा होता रहेगा और बाकी Ag। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा कि इलेक्ट्रो एक तरीके की रिफाइनिंग की जाती है, यानी कि प्योर, जो यदि आप ये सिल्वर को यहाँ इम्प्योर सिल्वर ले लें थोड़ी देर के लिए बेटा, इम्प्योर, और यहाँ पर आपका प्योर सिल्वर है, तो उसके ऊपर ये डिपॉजिट होता चला जाएगा, राइट। तो ये एनोड रिएक्शन हो गई, बिल्कुल सही बात है। फिर ये आपकी कैथोड रिएक्शंस, वो भी सिल्वर, ये कैथोड पे सिल्वर का डिपोजिशन, एनोड पर इसका ऑक्सीडेशन। मैं कुछ बातें आपके साथ बेटा कुछ शेयर करना चाहता हूं, और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट।
यदि आप कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और आपने इलेक्ट्रोड को तो मेंशन नहीं किया, तो जब मेंशन नहीं किया तो एक बात तो पक्की है बेटा कि एनोड पर ये है, तो ये अब या तो हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो या वाटर का, या तो मैं तो फेवर करूंगा कि आप वाटर का ऑक्सीडेशन करें, क्योंकि इनकी तो कंसंट्रेशन बड़ी कम होती है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन है तो सॉल्यूशन में HN बनना शुरू हो गया, ऑक्सीजन बन रहा होगा, एनोड पे ऑक्सीजन बननी शुरू होगी। उधर कॉपर है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होता है, तो कैथोड पर कॉपर का डिपोजिशन होना लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यदि आप कॉपर, तो यहाँ पे कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो गया, एनोड पर ऑक्सीजन बनने लग गई, तो जिससे सल्फेट कंसंट्रेशन ना तो कुछ चेंज हुआ, तो सल्फेट की तो कंसंट्रेशन वही की वही बनी रहेगी, और यहाँ HN बनने से ये pH इसकी कम हो जाएगी। अब एक बात और, अब की बार आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, लेकिन अब की बार यूजिंग Ag एनोड और कॉपर कैथोड। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। Ag को एनोड बना दिया, तो जब Ag को आप एनोड बना दोगे तो एनोड पे तो Ag का ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड के ऊपर अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन में सिल्वर आयन जाएगी, ठीक, और दूसरा क्यूप्रिक आयन सॉल्यूशन में है। तो लेकिन मुझे तो ये मालूम है ना कि जो Ag है भाई, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल तो कॉपर से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही बात है। तो जिससे क्या होगा कि जितना आपका सिल्वर आयन सॉल्यूशन में जाएगा उतना ही वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि उसकी जो Agn कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल जू की तू, ठीक है, नेट जीरो बनी रहेगी। एनोड का वेट, जो एनोड है वो डिक्रीज होगा, कैथोड का वेट इंक्रीज होगा। क्यों भाई? उस पर Ag डिपॉजिट हो रही है। बिल्कुल सब। तो मुझे लग रहा है कि आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं शायद मेरे ख्याल से इस टॉपिक को। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हम लोग आपको अच्छा पढ़ाना चाहते हैं और आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो फिर बात यही बन जाती है। और मेरी जो सेकंड और थर्ड वीडियोज आ रही हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर, और थर्ड वीडियो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें आप जरूर उसको देखिएगा। मुझे लगता है उसको देखने के बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस को आप परफेक्टली तौर पे सीख चुके होंगे, और आज भी आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए। और यदि आपको बेटा कुछ चीजें अच्छी लगती है कमेंट्स में तो जरूर लिखना है, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं उन चीजों को और इंप्रूव कर सकूं। राइट, ओके, चलते हैं। अच्छा, क्यूप्रिक आयन का क्या हुआ भैया? उसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन, वो तो जू का तो सॉल्यूशन में बना रहेगा। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन भी। तो चलिए एक चीज और सीख के फिर आगे चलते हैं। पीएच में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट करते हैं तो एनोड के पास दो ऑप्शन है, या तो नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हो, या हाइड्रोक्साइड का, या वाटर का। ठीक, तो बेटा मैं एक बात जरूर आपसे सब बच्चों से कहना चाहता हूं, वो ये कि इस केस के अंदर, इस पर्टिकुलर केस सीन के अंदर हम हाइड्रोक्साइड का हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये ओके, और यहां सिल्वर का रिडक्शन। और यदि हम वाटर का भी करें तो बात वहीं की वहीं आती है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन में तब्दीली नहीं आती है, क्योंकि तुम्हारे आंसर में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि जब आप वाटर का जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो सॉल्यूशन में HN बनेगा, जितने HN बने और यहाँ OHN कंज्यूम हो रहे हैं वहाँ HN बनने शुरू हो जाएंगे। बात वहीं की वहीं आनी, वहाँ भी इसका मतलब भी HN कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से है, वहाँ भी यही होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जैसे ये ना बेटा AH2O गिव 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, देखिए HN बनना नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ जब OH खर्च हो रहा है तो यहाँ सिंपल सी बात है HN बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपका Ag कैथोड पर, और ये तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एनोड पर आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक, और कैथोड पर ये ऑप्शन है। मैं तो कहता हूं हाइड्रोक्साइड की बजाय आप वाटर का इस्तेमाल करें। ये ठीक, तो आपके सारे क्वेश्चंस आपको परफेक्टली समझाने हैं। तो बेटा एनोड प्लेटिनम, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो यदि आपके पास कुछ मेंशन नहीं तो एनोड पे सल्फेट का तो कुछ होगा नहीं, तो उस केस में अब आप हाइड्रोक्साइड या वाटर को, एक ही बात है दोनों, चाहे इसको कर सकते हैं या ये रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई दोनों के अंदर आंसर में किसी प्रकार का कोई चेंज आने वाला नहीं है। राइट, चलिए दूसरी तरफ अब आप क्या करें, दूसरी तरफ हमारे पास वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि जिंक सल्फेट में हम रिडक्शन का, तो जिंक का तो बेटा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती, क्या हम ये मान लें कि जिंक का रिड्यूस नहीं बेटा, जिंक से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का है। ये
तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं इस केस में, या आप वाटर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। दोनों से एक ही आंसर है, दोनों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है, प्लस हाफ H2, बिल्कुल वही इसके आंसर्स हैं, बिल्कुल सेम। तो आप बजाय इसके आप वाटर का रिडक्शन करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लैटिनम की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो भैया फिर तो यहाँ तो आपको कैथोड पर हाइड्रोजन को ही करना है, ठीक, और एनोड पर आप वाटर का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं लो चार्ज डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ, तो आप वाटर का ऑक्सीडेशन करें या हाइड्रोक्साइड, एक ही बात है यहाँ पे बस, क्योंकि मैंने कहा था एसिड की प्रेजेंस में तो आपको HN का ही कैथोड पर रिडक्शन करना पड़ेगा, और हाई चार्ज डेंसिटी यदि आप ले रहे हैं तो उस केस में आपका जो सोल्यूशन है बेटा एनोड के ऊपर ये फॉर्मेशन होता है यदि आप चार्ज डेंसिटी हाई रखते हैं, ठीक है, पर सल्फेट, और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन का रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन बनती है। इस तरीके से बेटा मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखिए, और हम लोग और बेहतर वीडियो आपको बना के इसमें दे सकते हैं और अच्छा इसको हम बता सकते हैं। तो समय भी मुझे लगता है कि एक विद इन टाइम हमने इसको पूरा किया है और आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा। थैंक यू।